नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी ईरान की अमेरिका को चेतावनी की, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पीएम मोदी के दो टूक जवाब की। देखेंगे क्या G7 समिट के बाद भारत और कनाडा के रिश्तों में दूर होगी खटास। एयर इंडिया की उड़ानों में बड़े पैमाने पर क्यों आ रही हैं रुकावटें। जानेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बड़े ऐलान को। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। देश को मिला पहला शैलो वाटर क्राफ्ट INS अर्नाला। महाराष्ट्र के किले से मिला नाम। उथले पानी में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाकर करेगा डीएक्टिवेट। महाराष्ट्र में भाषा की अनिवार्यता खत्म। मराठी अंग्रेजी के बाद तीसरी भाषा होगी हिंदी। क्लास 1 से 3 तक पढ़ाई जाएगी। लीडिंग रेटिंग एजेंसी इक्रा की रिपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए जारी किया अनुमान। 6.5% की दर से बढ़ेगी देश की इकोनॉमी। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 138 अंकों की गिरावट के साथ 81,444 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 41 अंकों की गिरावट के साथ 24,812 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। ईरान और इजरायल के बीच की जंग तेज होती जा रही है। दोनों देशों की तरफ से लगातार जारी हमलों में भारी तबाही का मंजर सामने आ रहा है। अमेरिका ईरान को सरेंडर करने की चेतावनी दे रहा है, लेकिन ईरान की तरफ से जंग का ऐलान कर दिया गया। युद्ध का दायरा भी बढ़ता नजर आ रहा है। ऐसे में इजरायल बुरी तरह से फंस गया है। तो ईरान के साथ युद्ध में कैसे फंसा इजरायल, क्या है जंग के मौजूदा हालात, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ईरान और इजरायल के बीच तेज होती जंग ने सबको हिला के रख दिया है। इस जंग में जल्दी ही अमेरिका की एंट्री के संकेत मिल रहे हैं, जिस पर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका सुन ले, हम सरेंडर नहीं करेंगे। अगर इजरायल के खिलाफ जंग में अमेरिकी सेना ने दखल दिया तो अंजाम बुरा होगा। खामेनेई ने ऑल आउट वॉर की धमकी दे दी है। उनका यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की उस धमकी के जवाब में आया है जिसमें उन्होंने ईरान को बिना शर्त सरेंडर करने की बात कही थी। लेकिन खामेनेई ने इजरायल के खिलाफ जंग का खुलेआम ऐलान कर दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि जंग शुरू होती है, हम आतंकी इजरायल को कड़ा जवाब देंगे, उन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। उनके इस ऐलान के बाद ईरान ने इजरायल पर 25 मिसाइलें दागी और इस बार ईरान की तरफ से हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। पहली बार इस जंग में फतह 1 का इस्तेमाल किया गया है। IRGC ने कहा कि फतह मिसाइलों ने इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद दिया और बार बार उनके सुरक्षित ठिकानों को निशाना बनाया। वहीं इजरायली सेना का दावा है कि उसने लगभग 25 फाइटर जेट्स से ईरान में 40 मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर, मिसाइल स्टोरेज साइट और मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया है। हालांकि इजरायल दावे तो बड़े बड़े कर रहा है, लेकिन अमेरिकी मीडिया ने ही उसकी पोल खोल दी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में बताया गया कि इजरायल के पास अब एरो इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी हो रही है, यानी ईरान के घातक हथियारों के आगे इजरायल ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। इसलिए वो अमेरिका से मदद मांग रहा है, जिसे लेकर रूस ने भी चेतावनी दी कि इजरायल को मिल रही अमेरिकी मदद से पूरे मध्य पूर्व में अस्थिरता पैदा हो सकती है। इस बढ़ते तनाव को देखते हुए तमाम देश टेंशन में हैं। चीन ने इजरायल ईरान से अपने 700 से ज्यादा नागरिक निकाल लिए हैं। अब ऐसे में देखना यह होगा कि ईरान और इजरायल की ये जंग आगे क्या मोड़ लेती है। ईरान और इजरायल की जंग में अमेरिका की एंट्री पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही ला सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो भारत और पाकिस्तान में जंग रुकवाने का श्रेय लेते रहे हैं, ईरान और इजरायल जंग को लेकर इसे रोकने का फिलहाल उनका इरादा नहीं दिख रहा। इस बीच भारत और पाकिस्तान में सीज फायर को लेकर ट्रंप के दावे को भारत के प्रधानमंत्री ने ही खारिज कर दिया है। पीएम मोदी ने ट्रंप से फोन पर बात करते हुए बड़ा बयान दिया है। तो क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान के संघर्ष ने पूरी दुनिया को टेंशन में डाल दिया, लेकिन 10 मई को दोनों देशों ने संघर्ष विराम पर सहमति जताई। इसकी घोषणा सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की, जिसके बाद उन्होंने इसका श्रेय भी लिया। लेकिन अब भारत ने उनके मध्यस्थता के सभी दावों को खारिज कर दिया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच ऑपरेशन सिंदूर पर बात हुई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े किसी भी विषय में व्यापार से संबंधित कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने दोहराया कि पाकिस्तान के कहने पर ही भारत ने सीज फायर किया था।
भारत कभी किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता और आगे भी नहीं करेगा। विक्रम मिस्री ने आगे बताया कि दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच ये बातचीत फोन पर हुई, जो लगभग 35 मिनट तक चली। इस दौरान पीएम मोदी ने यह भी जोर देकर कहा कि अब भारत आतंकवाद की घटनाओं को प्रॉक्सी वॉर यानी पर्दे के पीछे की लड़ाई नहीं, बल्कि सीधे युद्ध की कार्रवाई के रूप में देखेगा। भारत का ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है, यानी पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी, जिसके बाद भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। क्योंकि जिस तरह से ट्रंप बार बार सीज फायर का क्रेडिट ले रहे थे और ये भी कह रहे थे कि भले ही मुझे क्रेडिट न दिया जाए, लेकिन ऐसा कोई और राष्ट्रपति नहीं करवा सकता। ऐसे में अब भारत के प्रधानमंत्री का उनको ये दो टूक जवाब क्या मंजूर होगा? इसका दोनों देशों के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा? क्या अमेरिका भारत के खिलाफ कोई बड़े कदम उठाएगा? दोनों देशों के बीच चल रही व्यापार वार्ता क्या स्थगित हो जाएगी? क्योंकि जिस तरह दोनों नेताओं की कनाडा में G7 समिट के दौरान मुलाकात भी नहीं हुई, उसके बाद भारत और अमेरिका में तनाव बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। पीएम मोदी की ट्रंप से इस बातचीत ने भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो सवाल भारत और कनाडा के संबंधों को लेकर भी बने हुए हैं। पीएम मोदी ने कनाडा में G7 समिट में शिरकत की। इसे लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की हो रही थी कि क्या अब भारत और कनाडा के बेपटरी हुए रिश्तों में कुछ सुधार आ पाएगा। तो क्या कुछ हुआ पीएम मोदी के इस कनाडा दौरे में? क्या भारत और कनाडा के रिश्तों में आएगी गर्माहट? जानेंगे इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी का कनाडा दौरा लंबे वक्त से चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि बीते कुछ वक्त से दोनों देशों के रिश्तों में काफी तनाव देखा गया। रिश्तों में कड़वाहट के बीच G7 समिट में शिरकत करने के लिए जब पीएम मोदी कनाडा पहुंचे तो कनाडाई पीएम मार्क कार्नी ने उनका स्वागत किया। समिट के बाद पीएम मोदी और मार्क कार्नी के बीच द्विपक्षीय बैठक भी हुई, जिसे लेकर ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये बैठक दोनों देशों के रिश्तों पर मरहम लगाने में कामयाब रही। जब इसे लेकर पत्रकारों ने सवाल किया तो कार्नी थोड़े असहज नजर आए। कार्नी ने बैठक को लेकर बताया कि हमने कानून प्रवर्तन वार्ता के महत्व पर चर्चा की, न कि सिर्फ बातचीत बल्कि सीधे सहयोग के महत्व पर जोर दिया। और क्योंकि एक न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में मुझे आगे की टिप्पणियों के बारे में सावधान रहने की जरूरत है। दरअसल भारत कनाडा के रिश्तों में आई दूरियों का प्रमुख कारण था निज्जर मामला। कानून प्रवर्तन वार्ता को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन इस वार्ता से क्या निकलकर सामने आता है, ये फिलहाल साफ नहीं है। हालांकि कार्नी ने आने वाले वक्त में भारत के साथ सहयोग बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा परिवर्तन, AI के भविष्य और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम मिलकर काम कर सकते हैं। दोनों देशों ने हाई कमिश्नर को फिर से बहाल करने पर सहमति जताई, यानी G7 समिट के बाद अब भारत कनाडा के बीच नई शुरुआत की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं इस समिट के इतर पीएम मोदी ने कई देशों के लीडर्स के साथ मुलाकात की, जिनमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्च, मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम पार्डो, ऑस्ट्रेलिया पीएम एंथनी एल्बनीज, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यूंग शामिल हैं। इसके बाद पीएम मोदी क्रोएशिया रवाना हो गए। पीएम मोदी के इस दौरे से भारत और कनाडा के रिश्तों में कड़वाहट दूर होने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन हाल ही में एयर इंडिया हादसे के बाद हवाई यात्रा में सुरक्षा को लेकर लोगों के मन में जो डर बैठ गया है, वो दूर होता नजर नहीं आ रहा। बल्कि एक के बाद एक एयर इंडिया की फ्लाइट्स का रद्द होना, कई फ्लाइट्स टेक ऑफ के बाद वापस लैंड कर जा रही हैं, जिससे ये डर और बढ़ता जा रहा है। और अब खबर आ रही है कि एयर इंडिया की एक और फ्लाइट बीच रास्ते से दिल्ली लौट गई। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पिछले हफ्ते एयर इंडिया की उड़ानों में बड़े पैमाने पर रुकावटें आई, जिससे यात्रियों को खासी परेशानी हुई और अब एयर इंडिया की एक और फ्लाइट को वापस लौटना पड़ा है। बाली में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण दिल्ली से बाली जा रही एक उड़ान को वापस लौटना पड़ा। एयरलाइन ने कहा कि ये फैसला यात्रियों की सुरक्षा के लिए लिया गया। इस बीच खबर ये भी सामने आ रही है कि पेरिस एयर शो से बोइंग ने अपना नाम वापस ले लिया है, जिसे अहमदाबाद में बोइंग के 7878 ड्रीमलाइनर हादसे से जोड़कर देखा जा रहा है। बोइंग के पेरिस एयर शो में हिस्सा नहीं लेने से उसे बड़ा नुकसान तो हो ही चुका है। वहीं भारत में बोइंग के चलते धड़ाधड़ उड़ानें रद्द हो रही हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA के मुताबिक 12 से 17 जून के बीच एयर इंडिया की 83 उड़ानें रद्द की गई। इनमें से 66 उड़ानें बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमानों से संचालित होने वाली थी। दरअसल अहमदाबाद में हाल ही में हुए एक बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर हादसे के बाद सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई थी। इसके चलते एयर इंडिया के बोइंग 787 विमानों की गहन जांच शुरू की गई।
हालांकि जांच में कोई बड़ी खामी नहीं मिली और विमानों के रखरखाव को सुरक्षा मानकों के अनुरूप पाया गया। फिर भी एहतियात के तौर पर इन विमानों के संचालन में अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है, जिससे उड़ानें रद्द हुई। एयर इंडिया के पास 33 बोइंग 7878 और 7879 विमान हैं। 17 जून को एक ही दिन में 7 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द हुई, जिनमें अहमदाबाद लंदन, दिल्ली पेरिस, दिल्ली वियना, लंदन अमृतसर, दिल्ली दुबई, बेंगलुरु लंदन और मुंबई सैन फ्रांसिस्को शामिल है। इसके अलावा 18 जून को इन लगातार रद्द उड़ानों और व्यवधानों ने यात्रियों के बीच चिंता बढ़ा दी है। एयर इंडिया का कहना है कि वो जल्द से जल्द स्थिति को सामान्य करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि उड़ानें पूरी तरह कब बहाल होंगी। एयर इंडिया की उड़ानें कब अपनी गति पकड़ेंगी, ये फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट से जरूर राहत भरी खबर आ रही है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को एक ऐसा आदेश दिया है जिससे पश्चिम बंगाल में एक बार फिर गरीबों को रोजगार मिलने की उम्मीद जगी है। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र को यह भी कहा कि पहले की गलतियां दोबारा ना हो। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखेंगे ये रिपोर्ट। कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि पश्चिम बंगाल में 1 अगस्त से मनरेगा योजना को फिर से शुरू किया जाए। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार कुछ शर्तें लगा सकती है ताकि पहले हुई गड़बड़ियां दोबारा ना हो। मार्च 2022 में केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के लिए मनरेगा फंड रोक दिया था, क्योंकि योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां पाई गई थी। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक 63 कार्यस्थलों की जांच में 31 जगहों पर अनियमितताएं सामने आई थी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में पश्चिम बंगाल को मनरेगा के तहत 7,507.80 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन इसके बाद 3 साल तक कोई फंड नहीं दिया गया। इस साल अप्रैल में हाईकोर्ट ने कहा था कि शिकायतों के आधार पर मनरेगा को अनिश्चित काल तक बंद नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने केंद्र से पूछा था कि पूर्व वर्धमान, हुगली, मालदा और दार्जिलिंग को छोड़कर बाकी पश्चिम बंगाल में योजना क्यों नहीं शुरू की जा सकती, जहां धन के दुरुपयोग के आरोप हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र ने पश्चिम बंगाल में वित्तीय हेराफेरी का हवाला देकर फंड रोका, लेकिन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि देश के ज्यादातर राज्यों में भी मनरेगा फंड के दुरुपयोग की शिकायतें थी। फिर भी सिर्फ पश्चिम बंगाल को ही पिछले 3 साल से फंड नहीं मिला। कोर्ट के इस फैसले से पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों में रोजगार की उम्मीद एक बार फिर जगी है। कोर्ट का फैसला बंगाल के निवासियों के लिए बड़ी राहत के तौर पे देखा जा रहा है, लेकिन बीजेपी की टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी महागठबंधन को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर बार वो फेल हो रही है। इस बीच एक तस्वीर को लेकर बीजेपी ने लालू यादव पर तीखा हमला किया है, लेकिन बीजेपी को उसके सहयोगी ने ही झटका दे दिया। जेडीयू विधायक लालू यादव के साथ दिखाई दे रहे हैं, जिससे बिहार की सियासत में बदलाव के बड़े संकेत मिल रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। आरजेडी चीफ लालू यादव पर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन जेडीयू ही अब लालू यादव के समर्थन में खुलकर आ गई है। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने बीजेपी को ही इस मुद्दे पर घेर लिया। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान के विवाद में बेवजह घसीटा जा रहा है। आरजेडी चीफ ऐसा कर ही नहीं सकते। उन्होंने पिछड़ों को जगाया है। लालू यादव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं कर सकते। दरअसल लालू यादव के जन्मदिन पर बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर के अपमान का आरोप लगाया गया। इसे लेकर गोपाल मंडल ने कहा कि लालू यादव ने हमेशा पिछड़ों को जगाने का काम किया है। उन्होंने उन्हें आवाज दी और भूरा बाल को समाप्त करने की कोशिश की। लालू ने सामंतवादी ताकतों को हराया। मंडल ने बताया कि लालू यादव महादलितों और हरिजनों के बीच अपना बाल कटवाते थे, इसलिए वो अंबेडकर का अपमान नहीं कर सकते। गोपाल मंडल ने आगे कहा कि जब उन्हें गिफ्ट दिया जा रहा था तब वे पैर पर पैर रखकर बैठे थे। मंडल ने कहा कि वे लोग भी ऐसे बैठते हैं, नहीं तो पैर फूल जाएगा। वैसे गोपाल मंडल ने नीतीश कुमार की भी तारीफ की, लेकिन जिस तरह से जेडीयू विधायक लालू यादव के समर्थन में खुलकर सामने आए, उसके बाद बीजेपी खेमे में जरूर चिंता दिखाई दे रही है। वैसे भी एनडीए के अंदर सीट बंटवारे को लेकर लगातार टकराव की खबरें आ रही हैं। ऐसे में जेडीयू के तेवर बीजेपी को डरा रहे हैं। नीतीश के करीबी के बयान से बीजेपी खेमे में टेंशन बढ़ गई है। इस बीच केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने प्राइवेट वाहन चालकों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। इस फैसले से देश भर के नेशनल हाईवेज के टोल बूथ पर बिना रुके यात्रा आसान होगी। ये फैसला 15 अगस्त से लागू होगा। माना जा रहा है कि इस फैसले से प्राइवेट वाहन चालकों को काफी राहत मिल सकती है। तो क्या है ये फैसला और क्या है इसकी पूरी जानकारी, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने प्राइवेट गाड़ी वालों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। अब सिर्फ 3,000 रुपए में फास्ट टैग का सालाना पास मिलेगा।
इस पास की वैलिडिटी होगी 1 साल या 200 ट्रिप्स, दोनों में से जो भी शर्त पहले पूरी हो। यानी आप देश भर के नेशनल हाईवेज पर टोल बूथ पर बिना रुके आराम से निकल सकेंगे। ये सुविधा 15 अगस्त से शुरू होगी। ये पास कार, जीप और वैन जैसी निजी गैर कमर्शियल गाड़ियों के लिए है। पास खरीदने, एक्टिवेट करने या रिन्यू करने के लिए जल्द ही राजमार्ग यात्रा ऐप और NHAI या सड़क मंत्रालय की वेबसाइट पर खास लिंक आएगा। गडकरी ने बताया कि ये योजना उन लोगों की परेशानियों को दूर करेगी जिन्हें 60 किलोमीटर के दायरे में बार बार टोल देना पड़ता है। इस पास से एक ही बार में टोल भुगतान हो सकेगा, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी। इस फैसले का मकसद टोल प्लाजा पर वेटिंग टाइम को कम करना, भीड़ को कंट्रोल करना और विवादों को खत्म करना है। ये लाखों निजी वाहन चालकों को तेज, सुगम और बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करेगा। ये कदम डिजिटल और सुविधाजनक टोल पेमेंट की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। बीजेपी हमेशा इमरजेंसी को ताज़ा बना के रखना चाहती है, उससे जुड़ी हुई चाहे कहानियां हों या उससे जुड़े हुए लोग हों। अब देखिए ना, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अचानक ही इमरजेंसी में जो कैदी लोग हुए थे उनके मानदेय के अंदर दुगनी बढ़ोतरी कर दी है। ठीक बात है कि उन दिनों कहा जाता है कि हालात बहुत बुरे थे जिन्हें उन लोगों ने सहा था, लेकिन क्या इन दिनों हालात बहुत अच्छे हैं? इन दिनों जो लोग सह रहे हैं, जो जनता सह रही है, उसके लिए आपने क्या किया? क्या उसकी महंगाई कम हुई? क्या कानून व्यवस्था की स्थिति उसके लिए अच्छी हुई या उसके लिए भ्रष्टाचार जो था वो कम हो गया? वहाँ पर बोलने की आज़ादी जितनी अभी है उसके अंदर कितनी बार मीडिया को सवाल करने के लिए सोचना पड़ता है, शायद मीडिया सवाल भी नहीं कर पाता है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अगर उनके बारे में सोचा था तो अभी जो लोग हैं इनके बारे में भी सोच लीजिए कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।